हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रिवर गंगा को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नाल सरोवर वेटलैंड साइट को लेकर के। तो नाल सरोवर वेटलैंड साइट जो है वो गुजरात स्टेट में एग्जिस्ट करती है। 1969 से एक बर्ड सेंचुरी के रूप में एग्जिस्ट करती थी नाल सरोवर साइट, और उसके बाद में 2012 में इनको वेटलैंड साइट या फिर रामसर साइट का डेजिग्नेशन दिया गया। विंटर सीजन में यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो आज द हिंदू में कंप्लीट, अगर आप एडिटोरियल पेज की बात कर लो या अदर पेजेस की बात कर लो, तो कंप्लीट एक न्यूज़ डिस्कस की गई है। कल 10 मार्च को जो 5 स्टेट्स के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर हर तरीके से बताया गया है कि कौन सी पार्टी को यहाँ पर नुकसान हुआ, कौन सी पार्टी किस तरीके से परफॉर्म की, और कौन सी पार्टी जो है वो 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसमें किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी। तो हम एक कंप्लीट ये सारी जो भी न्यूज़ है उनको एक कंप्लीट ओवरव्यू यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में जो हमारा फॉरेन पेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन 5 स्टेट्स की बात कर लेते हैं जहां पर रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश 403 सीट के लिए यहाँ पर वोटिंग हुई, पंजाब में 117 सीट के लिए, फिर उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 स्टेट में पंजाब की अगर हम छोड़ दें, पंजाब में पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अभी वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसको यहाँ पर मेजोरिटी मिली है। जो अदर 4 स्टेट्स हैं वहाँ पर बीजेपी जो पार्टी है उसको मेजोरिटी मिली है। उत्तर प्रदेश में तो अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 ईयर्स टर्म कंप्लीट करने के बाद में कोई जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कम बैक किया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि जहाँ पर भी आप वोट शेयरिंग देख रहे हो तो कोई भी पार्टी का वोट शेयर जो है मोर देन 50% नहीं है, फिर भी उस पार्टी ने अपने यहाँ पर अपने आप को इलेक्ट, अपने आप को एक तरीके से मेजोरिटी में लेकर के आए हैं। ये जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके कैंडिडेट्स किसी सीट से खड़े हैं तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो ही कैंडिडेट इलेक्टेड घोषित कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये इस सीट से ये इलेक्टेड हो गए हैं। इसमें कोई मेजोरिटी का जो एक क्राइटेरिया है वो डिसाइड नहीं किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो जो पार्टीज़ हैं वो अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने के लिए, मान लो किसी पार्टी से 2-3 कैंडिडेट अपने आप को दावेदार घोषित कर रहे हैं कि मुझे इस पार्टी से टिकट चाहिए, मुझे इस पार्टी से टिकट चाहिए, तो वहाँ पर जो पार्टीज़ हैं उनमें इंटरनल वोटिंग होती है और उसके थ्रू अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका वो इलेक्शन इस तरीके से इस प्रोसीजर के तहत करते हैं। तो हमारे इंडिया में ये जो प्रोसीजर है वोटिंग सिस्टम जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। ओके, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखो ये बताई गई है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी प्लस सीट है और जो एसपी है, लास्ट अगर हम 2017 की बात करें तो यहाँ पर एसपी को जो सीट है, समाजवादी पार्टी को जो सीट है वो काफ़ी कम मिली थी। हालांकि उनमें जो संख्या जो है वो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वो अपने आप को मेजोरिटी में लेकर के नहीं आ पाए। अब यहाँ पर जो बहुत सारे आर्टिकल हैं उनमें सब कंप्लीट डिस्कस किया गया है कि हमारा जो ये इलेक्शन है इनके जो पॉइंट्स हैं वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो रिलीजन बेसिस पर या कास्टिज्म बेसिस पर बहुत सारी पार्टीज़ अभी भी खड़ी हुई है। बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी हैं जो फैमिली बेस्ड हैं, जैसे हम समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर अगर हम बात करें पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की। इसके अलावा जो सपा जो है उसको ही सपोर्ट करने वाली एक जो पार्टी है जो जैन चौधरी, ये कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो फैमिली बेस्ड पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन उठता है कि अब जिन पार्टीज़ ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया उन पार्टीज़ को किस तरीके से वो अपने आप को गवर्न करें या किस तरीके से अपने आप को वो आंसरेबल बनाएं, इसको लेकर के उनका जो इंटरनल एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए पार्टी में वो बहुत सारी पार्टीज़ में मेंटेन नहीं किया जाता है।
जैसे कि अगर जैसे हम बीजेपी की देखें या अदर पार्टीज़ की देखें तो वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी से कैंडिडेट आते हैं, अलग अलग कैटेगरी से रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वहाँ पर एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, पार्टी की जो एक इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन किया जाता है। ओके तो यहाँ पर ये कुछ इश्यूज हैं जिसको लेकर के आज के द हिंदू में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से प्रेजेंट टाइम में हम देखें कि रीजनल बेसिस जो पार्टीज़ हैं उन्होंने काफ़ी कम परफॉर्मेंस दी है। जैसे कि समाजवादी पार्टी की आप बात कर लीजिए, बीएसपी की आप बात कर लीजिए। बीएसपी 2017 में उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन जो सीट्स हैं उनकी संख्या ठीक थी। हालांकि 2007 में उन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई थी यूपी में, लेकिन उसके बाद में उनकी जो एक तरीके से जो लॉसिंग पॉइंट है, मतलब उनकी सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती गई। ओके यहाँ पर जो अदर स्टेट्स में अगर हम देखें तो बीजेपी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने एक तरीके से अपने आप को मतलब कंप्लीट जो और पार्टीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हुए, पंजाब में अगर हम देखें तो इसका एक मेजर रीज़न अगर आप देखोगे तो जो फार्म लॉज को लेकर के जो प्रोटेस्ट किया गया उसको लेकर के भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू रहे। मतलब लोगों का बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रहे, जैसे कोविड के टाइम में मैनेजमेंट देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है उसको लेकर के इशू थे। फिर भी यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी जो है उसको मेजोरिटी देने की कोशिश की गई है। तो एक जनरल अवेयरनेस हमने यहाँ क्रिएट करने की आपको कोशिश की है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी से कौन बिलोंग करता है, कहाँ पर कौन जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से वहाँ पर वोटिंग शेयर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके ये सारी चीज़ें एक जनरल अवेयरनेस की बात है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट हुए, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली जो काफ़ी लंबे टाइम से रेगुलर चलती आ रही हैं। जो इलेक्शंस में लेकर के बार बार रिफॉर्म्स की भी बात की जाती है, किस तरीके के रिफॉर्म्स होने चाहिए। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो 1950s के टाइम में जब हमारे यहाँ पर 1951-52 में जब इलेक्शन कंडक्ट होना स्टार्ट हुए, उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ पर इलेक्शन के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जैसे कि पहले हम जो बैलेट सिस्टम है उसका यूज़ करते हुए, मतलब पेपर के ऊपर जो वोटिंग सिस्टम है वो होता था, फिर धीरे धीरे यहाँ पर प्रोसीजर चेंज हुआ। फिर 90s के आते आते या फिर 2000 के लगभग हमारे यहाँ पर ईवीएम जो सिस्टम है उसको स्टार्ट किया गया। फिर ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली, तो उसमें हमने ईवीएम के साथ में जो वीवीपैट है उसको एक तरीके से इंक्लूड किया। हमने नोटा जो बटन है उसको इंसर्ट किया। बहुत सारी हमारा जो आरपीए एक्ट है उसके अंडर जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको काउंटर करने के लिए उनके खिलाफ में जो भी अगर कुछ इश्यूज हैं तो उनके बेसिस पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की कोशिश की। हमने ये देखा कि 1970s के टाइम में बहुत सारे लोग जो है वो मेजोरिटी में जीतते किसी और पार्टी से थे और फिर बाद में किसी और पार्टी में मर्ज होकर के दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर जो सिंगल कैंडिडेट अगर इस तरीके से अपने आप को ट्रांसफ़र करता है किसी पार्टी की सीट से, किसी पार्टी की टिकट से वो खड़ा होकर के जीता है, फिर दूसरी पार्टी को अगर सपोर्ट करता है तो उसके लिए हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आए। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमने इंसर्ट की हैं और टाइम टू टाइम हमने कोशिश की है। ओके और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करता रहता है कि जो भी पार्टीज़ हैं उनको एक जो जिस तरीके से उनको फंडिंग होती है उसको हमें रेगुलेट करना। तो इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स हम लेकर के आए ताकि जो भी फंडिंग हो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और किसी भी इलीगल तरीके से जो भी फंडिंग की जाती है किसी पार्टी को वो ना हो सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने रिफॉर्म्स की हैं और काफ़ी बेहतरीन हैं, काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो अभी भी रेगुलर चलती आ रही है। जैसे कि जो हमारे इलेक्शन है वो अभी भी अगर हम देखें 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया एंटर कर चुका है, फिर भी हमारे जो इलेक्शन है वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में कास्टिज्म बेसिस पर, रिलीजन बेसिस पर लड़े जाते हैं। ओके अनटचेबिलिटी एक तरीके से अगर हम बात करें तो अभी भी अपर कास्ट, लोअर कास्ट या फिर अगर हम देखें तो रिलीजन, ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आज भी हमारे जो एक तरीके से आप इस तरीके से मान सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं वो आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं और उनके बेसिस पर जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं वो अपनी सरकारें बना लेती हैं। ओके तो ये इशू हैं जिनको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे जो भी मुद्दे हों, जो भी एक मेजर कंसर्न हो, वो होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट इतनी हाई है, तो उन सभी को किस तरीके से काउंटर किया जाए इकोनॉमी बेसिस पर,
इकोनॉमी बेसिस पर, वर्ल्ड क्लास बेसिस पर हमारे जो मुद्दे हैं वो होने चाहिए। ओके, आम आदमी पार्टी जो है उसको यहाँ पर अगर हम बात करें तो लास्ट कुछ टाइम से, लास्ट जो उनकी गवर्नमेंट है वो दिल्ली में है, और दिल्ली में उन्होंने जो भी मेजर फैक्टर की अगर हम बात करें कि ये पॉइंट्स हो सकते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने अपने इलेक्शन लड़े। जैसे कि दिल्ली में आप बार बार हम देखते हैं, द हिंदू का अगर हम देखते हो डिस्कशन को या फिर रीड करते हो तो आप देख रहे होगे कि अभी कुछ टाइम में वहाँ पर एजुकेशन को लेकर के काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव किया गया है। वहाँ के जो मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। स्किल बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो एजुकेशन है उसके ऊपर उनका फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, और ये कुछ बेसिक कंसर्न होते हैं एक सोसाइटी के जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनके लिए। तो इन सब के ऊपर फोकस करने से ये जो पार्टीज़ हैं इन्होंने एक बदलाव की राह लेकर के आए हैं कि अभी भी जो इलेक्शन जो है वो रिलीजन बेसिस पर नहीं लड़ने चाहिए, हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर लड़े जाने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो एक जनरल अवेयरनेस हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, एक सेकेंड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने में, कंडक्ट करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है इसको पावर कि आपको क्या करना है कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिस हैं उनके इलेक्शन को कंट्रोल करना, उनको डायरेक्शन देना और उनका सुपरिटेंडेंस करना, मतलब एक तरीके से इंस्पेक्शन करना, ये आपके पास में पावर है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिसेज जो हैं उनके लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। 25 जनवरी 1950 को इसको फॉर्म किया गया था और बाद में इस 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ओके, तो एक जनरल अवेयरनेस की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में 1950s के टाइम में ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन 1989 के टाइम में इसको 2 एडिशनल कमिश्नर को जो है वो इंसर्ट कर दिया गया। टाइम टू टाइम जैसे जैसे वर्कलोड इंक्रीज हुआ उसके बाद में ये लगा कि जो चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। हालांकि बाद में जो दोबारा से डिक्रीज़ किया गया, डिक्रीज़ की गई इनकी नंबर्स को, लेकिन 1993 के टाइम से रेगुलर इनकी संख्या जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में इसको डेवलप कर दिया गया। आपका क्वेश्चन ये है कि अभी हमने डिस्कस किया कि एंटी डिफेक्शन लो कि कोई कैंडिडेट जो है एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहा है तो ये गलत है। तो ये एंटी डिफेक्शन लो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको लेकर के कौन सी शेड्यूल जो है वो डेजिग्नेटेड है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर जो भी हमारे रिजल्ट रहे, क्या बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से और रिफॉर्म्स होने चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उन सभी के बारे में हमने कंक्लूजन निकालने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ पर आप रीड कर सकते हो कि आपको क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर लगते हैं। वैसे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे हैं, बस कुछ कंक्लूजन है जो हमें एक अवेयरनेस पता होनी चाहिए। एक जनरल अवेयरनेस के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सी जो पार्टीज़ है वो रूल कर रही है। इसके अलावा एक आपको ने जो हमने इलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ये ही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, उनकी जगह पर चेंज होकर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, आज एडिटोरियल पेज पर भी ये ही कंप्लीट डिस्कशन किया गया है। 7 जो पेज है एडिटोरियल का जो दूसरा पार्ट आता है उसमें तो कम्प्लीटली जो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसके ऊपर कंप्लीट फोकस किया गया है। पेज नंबर 8 पर 9 पर कंप्लीट डिस्कशन इसी से रिलेटेड है। अब पेज नंबर 11 पर जो न्यूज़ है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने ये बोला कि हमने 37 जो वीमेन हैं उनके नाम को रिकमेंडेड किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम है उन्होंने हाई कोर्ट में जो भी जजेस के अपॉइंटमेंट होनी है उसमें हमने इतने वीमेन के नेम जो है उनको रिकमेंडेड किया था, जिसमें 17 जो हैं उन्हीं को अभी प्रेजेंट टाइम में जो
हाई कोर्ट जो है उनमें जज के रूप में उनको अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो हाई कोर्ट्स के लिए अगर हम बात करें तो 192 जो कैंडिडेट्स हैं उनको हमने रिकमेंडेड किया, जिसमें 37, हालांकि ओनली 19% ही है टोटल जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो वीमेन जजेस हैं उनकी परसेंटेज को इंक्रीज किया जाए। पहले तो 11.8% ही था। ओके, तो यहाँ पर एक कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ विमेन का पार्टिसिपेशन, क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे हाई कोर्ट्स में विमेन का पार्टिसिपेशन जजेस के रूप में मोर देन 50% है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कमी है विमेन का पार्टिसिपेशन हाई कोर्ट्स में। पहले 11.8% था और अभी यहाँ पर कोशिश की गई है कि इसको इंक्रीज किया जाए, संख्या जो है उसको इंक्रीज करके बढ़ाया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर पेज नंबर 12 पर, फॉरेन पेज पर आज कुछ न्यूज़ है। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के आप डिस्कस कर रहे हो, और रशिया यूक्रेन जब वॉर हुआ तो उसके बाद में जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमने यूएस ने देखा कि यूएस ने यहाँ पर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की है रशिया के ऊपर। ओके, अब यहाँ पर जो क्रेमलिन है, देखो जो रशिया की जो गवर्नमेंट है उसको क्रेमलिन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये क्रेमलिन जो है वो आप इससे इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज ने जो सैंक्शंस लगाए उसको हिट बैक करने की कोशिश कर रहा है जो क्रेमलिन है। उन्होंने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है, क्रेमलिन ने बैन लगा दिया है टेलीकॉम, मेडिकल, ऑटो, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल एंड टेक इक्विपमेंट को लेकर के। इसके अलावा जो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उनको भी 2022 के लास्ट तक उसके ऊपर बैन लगा दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज ने जो सैंक्शंस लगाया है मॉस्को के ऊपर, उसी को रिटेलिएट करने की कोशिश की जा रही है रशिया के द्वारा। ओके, यहाँ पर टोटल 200 आइटम्स जो हैं उसमें इंक्लूड किए गए हैं। एक एक्सपोर्ट सस्पेंशन लिस्ट निकाली गई है कि ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट जो हैं वो नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें इम्पोर्टेंट वीट जो है, जो एक बेसिक प्रोडक्ट है, और इसी के कारण से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वीट जो है एक हाईली प्रोड्यूसिंग कंट्री है रशिया। इसकी वजह से हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो इस वॉर जैसी सिचुएशन के बाद में जो वीट के प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस हाइक हुए हैं, और उनके ऊपर जो है वो जो भी ट्रेडर्स हैं उन जो वीट हैं उनको खरीद रहे हैं। यहाँ पर अगर हम एक जनरल अवेयरनेस की बात करें, आप ये डिस्कस कर लो कि जो रशिया है वहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्री जो हैं वो भी यहाँ पर, इसमें स्पेसिफिक जर्मनी जो है वो यहाँ पर नेचुरल गैस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इस तरीके के सैंक्शंस जो लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकती हैं। हालांकि ये डिस्कस किया गया कि जो अपने जो रिलेशंस है वो अदर कंट्रीज़ के साथ में मेंटेन किए जा सकते हैं, लेकिन आप एक दिन में जो भी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप डेवलप नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जर्मनी जो है वो रशिया से बंद करे और दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। एक दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता। जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी अगर हम देखें तो देखो प्राइजेज जो हैं, इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, और जो अदर कंट्रीज जैसे कि ओपेक कंट्रीज़ हैं इसके ऊपर एक तरीके से जो वहाँ जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। हम ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेनेजुएला और ईरान जो हैं वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन वेनेजुएला में जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, इतना अच्छा प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है, ड्रिलिंग सिस्टम नहीं है, और ईरान के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस को लेकर के अभी डिस्कशन चल रहा है। तो ईरान जो है जब तक उस न्यूक्लियर सैंक्शंस को लेकर के कंप्लीट एक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ईरान की तरफ से यहाँ पर कोई भी एक इस तरीके का प्रोडक्शन रिलेटेड रिजल्ट नहीं देखने को मिल सकता। अब बात ये आती है कि बहुत सारे कंट्रीज़ के पास में अपना जो एक स्टोर हाउस है कि वहाँ पे स्टोर किया हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि मैक्सिमम अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यूएस, चाइना और जापान के पास में है। और चाइना का आपको लगता नहीं होगा कि वो अदर कंट्रीज़ के साथ में जो अपना स्टोरेज है उसको शेयर करेगा। और स्टोरेज की भी अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल का मैक्सिमम जो स्टोरेज है वो लगभग 20 to 25 डेज़ का होता है कि कुछ इमरजेंसी हो उसके बेसिस पर उसको यूज किया जा सके। ऐसा नहीं है कि लगभग आप 1-2 ईयर्स तक जो स्टोरेज है उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से ये जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उसमें हर एरिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यूके जो है वो अपनी तरफ से सैंक्शंस लगा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे क्लब हैं, चेलेसा क्लब, यहाँ देखिए
Chelesa Football Club Russian owner Roman Abramovich was on Thursday hit with a UK assets freeze and travel ban, throwing his plan to sell the European and World Cup champions into disarray. ओके तो एक तरीके से हर एरिया में काउंटर करने की कोशिश की जा रही है रशिया को, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक टाइम के साथ में टाइम के साथ में इंगेजमेंट के थ्रू या फिर डिस्कशन के थ्रू सामने लाया जा सके। यहाँ पर यह है कि मॉस्को में इंगेज इन फॉल्स फ्लैग केमिकल अटैक सेज यूएस ये बोल रहा है कि देखो जो रशिया है उनकी तरफ से ये बोलना है कि यूक्रेन की लैंड एरिया को यूज़ करते हुए यूएस ने यहाँ पर बहुत सारे बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को स्टोर कर रखा है यूक्रेन में। तो यूएस बोल रहा है कि उन केमिकल वेपन्स का झूठा एक तरीके से फॉल्स तरीके से उनका आरोप लगाते हुए, एलिगेशन लगाते हुए मॉस्को जो है ये सारे अटैक यूक्रेन के ऊपर कर रहा है। ओके, यहाँ पर रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसमें डिस्कशन चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, बेलारूस पोलैंड कंट्रीज़ के मीडिएशन के थ्रू। तो यहाँ पर उसका कोई भी अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है कि क्या रिजल्ट हो सकता है। तो आज का ये द हिंदू का हमारा डिस्कशन था। हालांकि आज इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी वो काफ़ी कम थी। हमने एक जनरल अवेयरनेस देने की दोनों पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से रशिया यूक्रेन वॉर और जो रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ उसको लेकर के एक जनरल अवेयरनेस देने की आपको कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।